हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारी चल रही थी, जिसमें हमारी क्लास 5 कंप्लीट हो चुकी थी। आज ही क्लास है क्लास 6 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 तक हमने प्रोल की सिंथेसिस मेथड कंप्लीट कर लिए थे। प्रोल के सिंथेसिस मेथड कंप्लीट थे, जिसमें हमने, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ पिरोल के सिंथेसिस मेथड पे। पायरोल, ये पायरोल का पहला है एसिटिलीन से, सेकंड विच इज अमोनियम म्यूसेट से, थर्ड था पोलनॉर्थ सिंथेसिस, फोर्थ था नॉरपिरोल संश्लेषण। आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो लेट्स स्टार्ट। पिरोल की केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल reactions of pyrrole। आज हम पायरोल की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे फर्स्ट अभिक्रिया आती है योगात्मक अभिक्रिया। इसमें फर्स्ट है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक या फिर एडिशनल रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया में पाई वन टूटता है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पर, वन पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पर दो दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उन दोनों से ही जो समूह हमको जोड़ना होता है, जो ग्रुप हमको जोड़ना होता है, वो हम जोड़ देते हैं। तो इसकी अभिक्रिया लिखते हैं। क्या करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया में हमने लिया पैरोल, ये लिया हमने पायरोल, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये हो गए इसके दो लॉन्ग पेयर। जब पायरोल, विभिन्न परिस्थितियों में इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। क्या करवाना है हमें, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण करवाना है। तो हाइड्रोजनीकरण दो परिस्थितियों में करवाएंगे हम। फर्स्ट लेंगे हम यहाँ पे निकल, और सेकंड इज ZnCH3। एक मिनट, ZnCH3COOH की प्रेजेंस में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, आप जानते हैं निकल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन होगा, अपचयन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है प्लस H2 लिख दिया। जैसे ही अपचयन होगा तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा, इसके दो पाई बॉन्ड टूटेंगे, ये दोनों पाई बॉन्ड टूटे, यहां एक ये पाई बॉन्ड टूटने से देखो, यहाँ एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, और इनसे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हम क्या जोड़ देंगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन ये जुड़ चुके हैं। अगर हम चाहें तो 1 2 3 4, मतलब एक एक हाइड्रोजन। ये जो पिरोल की स्ट्रक्चर होती है, पिरोल की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ अटैच होता है। जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएगा, अटैच हो गया है यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में भी बना सकते हैं कि ये जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे कार्बन है, और ये अब इसका अपचयन हो चुका है, पाई बॉन्ड टूट चुके हैं, तो हम इसे इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से बनाएंगे इसे हम। ठीक है, देखो ये देखो, पैरोल बना लिया, पाई बॉन्ड टूट चुके हैं, हाइड्रोजन जुड़ चुका है, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इसके क्या है, दो लोन पेयर। इसका नाम होता है पिरोलिडीन।
नाम क्या है इसका? पिरोलिडीन। ये जो फॉर्मेशन हुआ है योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, इसको बोलते हैं पिरोलिडीन। अब जब हम इसकी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया जेडिन की उपस्थिति में करवाते हैं तो पिरोलिडीन नहीं बनता है, पहले बनता है पिरोलिन। पिरोलिन कैसी स्ट्रक्चर का होता है? इसकी आपको मैकेनिज्म नहीं दी हुई है, मैकेनिज्म होती तो आपको डिटेल में ये रिएक्शन हुई कैसे है वो समझ में आ जाती। आपको डायरेक्ट याद करना है, जैसे जिंक और अपचयन होगा जैसे सेम हुआ था, चाहे तो कैसे याद कर सकते हैं। ये दोनों पाई बॉन्ड देखो, मैं यहाँ फॉर्म कर रही हूँ, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये भी हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से पाई बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया है, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ से H2, पहले तो हाइड्रोजन जुड़े अपचयन हुआ, फिर H2 निकला तो यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो हमें यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर करना है। जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ अपचयन की मदद से हुई है, ये रिएक्शन भी रिडक्शन की विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। तो अब क्या होगा? इसका नाम है पिरोलीन, ये जो बना है वो है पिरोलीन। ये पिरोलीन आगे जाकर इस पिरोलिडीन में चेंज होता है जब इसकी अभिक्रिया HI या P की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो हमें क्या है, हम डायरेक्ट भी पिरोलिडीन को फॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पिरोलिडीन को फॉर्म कर सकते हैं। अगर चाहें तो पहले जेडन और CH3COOH से अभिक्रिया करवा के पिरोलिन बनाए और फिर बाद में जाके HI प्लस फॉस्फोरस की उपस्थिति में पिरोलिडीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हो गई योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड है उभयधर्मी प्रकृति। इसकी उभयधर्मी प्रकृति या एम्फोटेरिक नेचर, इसका हम एम्फोटेरिक नेचर देखेंगे, उभयधर्मी प्रकृति। अब उभयधर्मी प्रकृति से मतलब क्या है? उभयधर्मी प्रकृति में सिर्फ दो ही प्रकृति देखी जा सकती है। उभयधर्मी होने का मतलब है क्षारीय भी है और अम्लीय भी है। तो हमें यह प्रूव करना है कि जो पायरोल होता है, पायरोल है वो क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है, ये प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। यदि पिरोल की बात करें तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं पिरोल की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसी से कर देते हैं। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बन गया पायरोल। व्हाट इज दिस? दिस इज पायरोल। जब हम पायरोल की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस पायरोल में द्वितीयक एमिनो समूह उपस्थित होता है। कौन सा एमिनो समूह है? द्वितीयक एमिनो समूह। कैसे? ये देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये देखो, इसकी बात करें, पहले तो मैं इस पे लॉन पे लगा देती हूँ, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ये जो नाइट्रोजन है, इसमें इधर एक कार्बन जुड़ा है, इधर एक कार्बन जुड़ा है, इधर एक हाइड्रोजन। तो देखो, प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन क्या होता है, पहले मैं वो बना, ये है, मैंने लिया अमोनिया, ये होता है अमोनिया। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे और एल्किल समूह जोड़ देंगे, RNH2 बना देंगे, तो ये होता है 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। अगर इसमें से हम एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो R2NH बनेगा, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन। और इसमें से एक और जो हाइड्रोजन बचा है उसको भी हम रिप्लेस, लॉन पेयर है, इसमें भी लॉन पेयर है और इसमें भी लॉन पेयर, एक और हाइड्रोजन है उसको भी रिप्लेस कर दें तो जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एमीन, 3 डिग्री एमीन या फिर टर्शरी एमीन, ये फॉर्म हो गया। हम लास्ट में एक और काम कर सकते हैं, इस लॉन पेयर को और डोनेट कर दें और R4N, अब क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम। अब N प्लस को संतुलित करने के लिए कोई X माइनस भी आएगा, तो इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण या अमोनिया, चतुष्क अमोनियम लवण। तो आप ये समझ गए होंगे कि अब 2 डिग्री, मैंने बोला है कि जो पायरोल होता है, इस पायरोल में जो ये नाइट्रोजन होता है ये 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री का मतलब क्या है? 2 डिग्री एमीन का मतलब है नाइट्रोजन से 2 कार्बन
और एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये किस प्रकार की एमीन है? 2 डिग्री एमीन है या फिर द्वितीयक एमीन है। क्या कह सकते हैं हम इसे? द्वितीयक एमिनो ग्रुप, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है। ओके, अब देखो जो द्वितीयक एमिनो समूह होता है, इसमें समूह उपस्थित होने के बावजूद भी इसमें क्षारीय गुण की बात करें, ये क्षारीय गुण प्रदर्शित तो करता है। क्यों प्रदर्शित क्यों कर सकता है? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स देने की प्रकृति आप जानते हो, जो कोई भी ग्रुप है और ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को देने की प्रकृति ही क्षारीय प्रकृति के नाम से जानी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स को देने की प्रकृति किस नाम से जानी जाती है? क्षारीय प्रकृति के नाम से, क्षारीय प्रकृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है। इसीलिए हमने इसको क्षारीय गुण से इंडिकेट किया कि ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन इसके जो क्षारीय गुण होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय गुण बहुत कम होते हैं। क्षारीय गुण बहुत कम होते हैं, अर्थात या फिर क्या कह सकते हैं, जब क्षारीय गुण बहुत कम है तो इसको क्या कहा जा सकता है? दुर्बल क्षार। ये क्षार है तो सही, लेकिन कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार, वीक बेस है ये दुर्बल क्षार के समान गुण प्रदर्शित करता है। अब इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? दुर्बल क्षार होने का मतलब है ये क्षारीय तो है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी तो दे भी सकता है। तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण क्षारीय गुण क्यों है? इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण क्षारीय है। लेकिन दुर्बल क्षारीय होने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को दान नहीं कर पा रहा, डोनेट नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो क्या है? दुर्बल क्षारीय है। अब रीजन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाता, वो रीजन समझते हैं। देखो हमें क्या पढ़ना है कि इसमें फर्स्ट कैरेक्टर उभयधर्मी प्रकृति में हमने पढ़ा है कैसी नेचर का होता है? दुर्बल क्षारीय। क्षारीय मतलब इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, लेकिन उनको दे नहीं पा रहा, दुर्बल क्षारीय। प्रॉपर नहीं, दुर्बल क्षारीय। अब हम वाई इट इज कॉल्ड दुर्बल वीक बेस, तो इसका रीजन ये है कि अगर हम पेरोल की स्ट्रक्चर दोबारा बनानी पड़ेगी हमें, जैसे हमने पेरोल बनाया, ये है पायरोल, ये पेरोल लिया। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन परमाणु पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लगा होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो पिरोल वलय में एरोमेटिक षटक बनाने में यूज होता है। किस काम में यूज होता है? एरोमेटिक। ये लोन पेयर है वो उसका काम वो कहाँ यूज हो रहा है? मतलब वो दुर्बल क्षारीय है, इलेक्ट्रॉन है पर दान नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है वो कहीं बिजी है। दान नहीं कर पा रहा मतलब वो कहीं बिजी है। तो बिजी कहाँ पे है? वो बिजी है, इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर उपस्थित होते हैं वो पिरोल में एरोमेटिक षटक बनाने में भाग लेते हैं, एरोमेटिक षटक बनाने में भाग लेते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या है? वो बिजी हैं। हम अपनी लैंग्वेज में कहें वो बिजी हो गए, और बिजी होंगे तो डोनेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्षारीय होंगे। लेकिन कैसे क्षारीय होंगे? दुर्बल क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे। ओके, एरोमेटिक, अब ये एक नई टर्म आई है एरोमेटिक षटक। अब इसका मतलब ये है, आप इजीली इस तरह से इसको रिमेंबर रख सकते हैं कि कोई भी एरोमेटिक वलय है तो उसमें कम से कम जैसे मैं बेंजीन से, आप इसको बेंजीन से रिलेट करके याद रखोगे। इसमें बेंजीन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ये रीजन, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रॉपर एक पोजीशन पे सिचुएटेड नहीं होते हैं, लगातार मूविंग पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6।
6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी हम इस रिंग को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं, तभी वो बोलते हैं ना। अब इसको ही आपको माइंड में याद रखना है और इसी के बेसिस पर एरोमेटिक षटक को याद रखना है। कैसे, देखो इसमें जो ये 2 बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करने के लिए ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें बिजी रखता है, तो ये एरोमेटिक षटक बनाने, लाइक बेंजीन एरोमेटिक षटक बनाने में बिजी रहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करते हैं और दुर्बल क्षारीय कहलाते हैं। तो इसका उभयधर्मी प्रकृति में एक फर्स्ट कैरेक्टर तो हो गया कि ये कैसे होते हैं, दुर्बल क्षारीय होते हैं। अब दुर्बल क्षारीय हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बिजी रख रहे हैं एरोमेटिक षटक बनाने में, इसके कारण। अब इसका सेकंड है कि हमें यह भी प्रूव करना है कि इसकी नेचर कैसी होती है, अम्लीय, तभी तो उभयधर्मी प्रकृति होगी। अब अम्लीय प्रकृति को कैसे प्रूव करेंगे, देखो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक षटक बनाने में यूज है, जैसा कि अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, षटक बनाने के कारण अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस नाइट्रोजन के पास नहीं रह पाते हैं, ये घूमते रहते हैं, जैसे बेंजीन में घूम रहे होते हैं ना, इसी तरह एरोमेटिक षटक बनाने में यूज होते हैं और ये विस्थानीकृत होते रहते हैं, नाइट्रोजन के पास नहीं रहते। तो इस कारण क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इस पर। क्यों, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाम की लोन पेयर है, नाम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रख पा रहा है, इसीलिए क्या कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून। अब जैसे ही ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून है तो चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन एरोमेटिक षटक बनाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा प्रभावी रूप से घूमते हैं, नाइट्रोजन के पास रहते ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कहां से करेगा, ये अपने ये इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, जिससे इस पे माइनस और इस पे प्लस क्या निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है। तो ये H प्लस दान, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तो NH बंध के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके, आकर्षित अपनी तरफ आकर्षित करके किसका निष्कासन कर देता है, H प्लस का दान करता है। और आप जानते हो H प्लस का दान करना ही एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक नेचर, URE एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दुर्बल क्षारीय भी होता है और क्षारीय भी है, अम्लीय भी है, इसीलिए हम इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, कुल मिला के उभयधर्मी प्रकृति की होती है। उभयधर्मी मतलब ये क्षारीय भी है, बेसिक भी है, एसिडिक भी है, और कैसे है, क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है, और अम्लीय है, अम्लीय कैसे है, H प्लस डोनेट कर सकता है इजीली। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी उभयधर्मी प्रकृति। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसने H बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए, इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब मैं इसको यहां से रिमूव कर देती हूँ, मैं दोबारा से न्यू स्लाइड लेती हूँ, देखो ये लिया मैंने, ये लिया मैंने पायरोल, ले लिया, पायरोल ले लिया। अब देखो जैसे ही हमने बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो कुछ काम के नहीं है इसके पास, ये बिजी रहते हैं घूमने में। ठीक है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, तो इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो मैं इसको रिमूव कर दूं, H प्लस निकल गया और इस पे क्या आ गया, ये माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। तो जैसे ही ये H प्लस डोनेट कर देते हैं, H प्लस का दान करते हैं, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज अराइज होता है, उत्पन्न हो जाता है, तथा यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसके बाद क्या होता है,
जैसे ही इसने H+ डोनेट किया, जैसे ही इसने H+ डोनेट किया तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल कैसे होता है? अनुनाद करके। अब उस अनुनाद को देखते हैं। देखो, जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ पहले। जैसे पहले मैं इस पे, ये तो मैंने आपको जैसे थ्योरी समझाई थी उसके बेसिस पर माइनस चार्ज ले आई H+ को डोनेट करके। अब H+ ऐसे ही तो डोनेट नहीं हो जाएगा इजीली। देखो, कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये पायरोल बनाया मैंने, ठीक है। जैसे ही मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? KOH से। KOH से, तो OH या फिर OH माइनस की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया करवाई, OH माइनस की उपस्थिति में करवाई, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। माइनस क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है। तो मैं रिएक्शन लिखती हूँ, यहां पर क्या आ गया? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, और इस पर क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। अब इस पर जो नाइट्रोजन आ गया, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, OH ना लिखकर यहां लिख दू KOH, तो OH माइनस निकलेगा, और इस नाइट्रोजन को K+ संतुलित करके रखेगा। जैसे चाहो आयन के रूप में, या फिर उन आयन प्लस से माइनस कट गया, नॉर्मल न्यूट्रल रूप में भी पायरल को आप रख सकते हो। अब बस हमें ये बताना है कि ये जो माइनस इस पर आता है, ये स्टेबिलिटी गेन करता है रेजोनेंस के थ्रू। देखो कैसे करता है। अब हम रेजोनेंस देखते हैं, अनुनाद करवाएंगे इसमें। क्यों? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करवाएंगे? इसमें रेजोनेंस करवाएंगे, ठीक है। रेजोनेंस, अब देखो रेजोनेंस कैसे होगा। मैं इसको स्ट्रक्चर को बना रही हूं। ये मैंने बनाया नाइट्रोजन, here is lone pair, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज आ गया। अब क्या होगा? पहले बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अभी ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो देखो कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा। मैंने क्या किया? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट किया, शिफ्ट किया तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। जैसे ही माइनस इस पे प्लस इस पे आया, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगी? नाइट्रोजन, यहां डबल बॉन्ड, यहां माइनस चार्ज, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब देखो यहां पर माइनस है, जब तक पहले जैसी स्ट्रक्चर दोबारा ना बन जाए, रेजोनेंस चलता रहेगा। दोबारा से ये माइनस चार्ज आकर यहां बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहां ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस पर अभी डॉन पेयर है इस टाइम, तो क्या हुआ? यहां नाइट्रोजन, ठीक है, यहां आ गया डबल बॉन्ड, हियर इज माई नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और एक 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक लोन पेयर रहेगा ही नाइट्रोजन पे। तो आपको याद रखना है, एक लोन पेयर तभी उसी कंडीशन में बनाना है जब इस पर क्या है? 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हुए, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से ये माइनस चार्ज बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये शिफ्ट होंगे, क्योंकि हमें पुराना पहले जो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में थी वही दोबारा से लेके आनी है। तो क्या होगा? ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये यहां जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ आया, देखो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पर है,
और इधर हेयर इज माइनस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर से नेगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा हेयर इधर, और ये शिफ्ट हो गया इस वाले पर। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं स्ट्रक्चर। बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आने में सिर्फ यहां पर एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हमें जैसी स्ट्रक्चर थी वैसी ही मिल जाएगी दोबारा से। तो देखो क्या होगा, वही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इसका माइनस चार्ज इस पे दोबारा आ गया, ये यहाँ के बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, नाइट्रोजन पे माइनस, एक लॉन पेयर, बॉन्ड एक है यहाँ पर ऑलरेडी और यहाँ बॉन्ड बन गया। तो इस माइनस चार्ज ने स्टेबिलिटी गेन कर ली। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, रेजोनेंस विल बी अकर, क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये समझ लिया कि नाइट्रोजन, फर्स्ट हमने योगात्मक अभिक्रिया देखी थी, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया के बाद दूसरी थी उभयधर्मी प्रकृति, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में ही आती है, जिसमें हमें बताना था ये अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है। तो क्षारीय गुण दुर्बल क्षार और अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, वो हमने समझा दिया। जैसे ही H+ निकालता है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन हो जाता है, स्टेबलाइजेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की हेल्प से क्या हो जाता है, स्टेबलाइजेशन होता है नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, अब इसके बाद है कि इस NH प्रोटॉन की अम्लीय प्रकृति, देखो कौन से NH की, दोबारा फॉर्म करती हूँ मैं, देखो ये मैंने बना दिया पेरोल। इस NH की हमने अभी कैसा नेचर देखा था, इस बॉन्ड की कैसी नेचर था, एसिडिक नेचर था, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक, एसिडिक नेचर होने के कारण पेरोल, ये जो पेरोल होता है ये किससे क्रिया करता है, इसके एसिडिक नेचर के कारण ही ये CH3 MgBr, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है और एल्केन बनाता है। एल्केन कैसे बनाएगा, क्योंकि यह एसिडिक नेचर है, हमें तो यहां से ये निकालना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जाके इससे जुड़ेगा, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH4, ओके, एंड देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए हैं, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, तो ये जाके इस माइनस चार्ज से जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आके जुड़ जाएगा, MgBr, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो due to acidic nature of NH and single bond H, it it reacts with Grignard reagent and formation of alkane will be occur, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हो गया इसकी उभयधर्मी प्रकृति। अब हमने ये बोला था कि जो पायरोल होता है, पायरोल, इसकी ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होने के कारण जो भी एरोमेटिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस, रिएक्शंस होती हैं। इसीलिए अब हमारा थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वन योगात्मक, सेकंड उभयधर्मी और थर्ड इज इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन,
ओके। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कंप्लीट करनी है। क्यों? एरोमेटिक प्रकृति के कारण। क्योंकि मैं दोबारा से इसको लिखती हूं यहाँ पे, क्योंकि जो पायरोल होता है, पायरोल हैज एरोमेटिक नेचर। क्या होता है? पायरोल में एरोमेटिक गुण होता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है, एरोमेटिक प्रकृति होती है या फिर एरोमेटिक गुण होता है। इसके कारण कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। लेकिन इन अभिक्रियाओं में इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से अधिक होती है। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शंस में जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता ऑफ किसकी? पायरोल की इज ग्रेटर देन बेंजीन। बेंजीन से ज्यादा होती है पायरोल की क्रियाशीलता फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लगभग फिनॉल और एनिलीन के बराबर होती है। अगर बात करें तो पायरोल की जो क्रियाशीलता, वही क्रियाशीलता के बारे में, लगभग किसके बराबर होती है? फिनॉल एंड एनिलीन, एनिलीन के लगभग बराबर होती है। बेंजीन से ज्यादा, क्योंकि बेंजीन से ज्यादा क्रियाशील तो फिनॉल एनिलीन होते ही है, तो इसीलिए फिनॉल और एनिलीन के समान पायरोल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है और लगभग फिनॉल और एनिलीन के समान इनकी क्रियाशीलता होती है। इसीलिए इसमें अतः ये हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण जैसी सामान्य अभिक्रिया के साथ साथ कौन कौन सी अभिक्रिया दे सकता है? हेलोजनीकरण, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। मैं इसका कलर चेंज करूं, हेलोजनीकरण नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इसके बाद नाइट्रीकरण, ये भी नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। थर्ड इज सल्फोनीकरण, ये भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं उनके द्वारा नॉर्मली दी जाती है एसेंशियली। और उसके बाद फोर्थ, इन सामान्य अभिक्रियाओं के अलावा इनमें कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? राइमर टीमान रिएक्शन। फिफ्थ होती है युग्मन रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। सिक्स होती है नाइट्रोसोनीकरण रिएक्शन। तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरी की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल इज हायर देन बेंजीन। ओके, इसके बाद 1 मिनट, ये स्पेशल कैटेगरी की रिएक्शंस हो गई इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया हमने बताई है, तो ये अभी कंप्लीट भी करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हेलोजनीकरण। सबसे फर्स्ट है हेलो, फर्स्ट इज हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन। अब देखो, हमने जब पिरोल के बारे में पढ़ा था तो पिरोल की जो हमने अनुनादी संरचनाएं बनाई थी, कौन सी वाली, पहले मैं रिपीट करती हूं, ये वाली देखो आप, इसमें अल्फा स्थिति, हाँ देखो, इसमें अल्फा स्थिति या फिर 2,5 स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि 2,5 स्थिति या अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण ज्यादा होता है, बीटा या 3,4 स्थिति पर नहीं होता है। रीजन भी बता दिया था, क्योंकि अल्फा स्थिति पर जब प्रतिस्थापन होता है तो स्टेबिलिटी 3 अनुनादी संरचनाओं द्वारा होती है, और बीटा स्थिति पर जब प्रतिस्थापन होता है तब Therefore remember that कि जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा वो अल्फा या फिर 2,5 स्थिति पर होगा। तो स्टार्टिंग किससे होगी, 2, सेकेंड स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा। ठीक है, ये बात अभी हमने पहले जो पढ़ाया था उसमें से समझिए। अब हम हेलोजनीकरण में पहुंचते हैं। अब हेलोजनीकरण में एक स्पेशल बात होती है कि हेलोजनीकरण में हेलोनियम आयन है वो कौन सी स्थिति पर जुड़ना चाहिए, दूसरी स्थिति पर जुड़ना चाहिए। कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, दूसरी स्थिति पर, जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन जो हेलोनियम आयन होता है, कौन सा, विच इज हेलोनियम आयन, कौन सा, हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन क्या होगा, X प्लस, एक्स प्लस में कौन आ सकते हैं, कोई भी हेलोजन हो वो आ सकते हैं। ये जो हेलोनियम आयन है ये एक्टिव, सक्रिय इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, सक्रिय एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, और कोशिश करते हैं कि जितनी भी संभावनाएं हैं, जिन जिन पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज अराइज होता है उन सभी कंडीशंस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ दिया जाए। तो अब यही हम रिएक्शन देखेंगे। देखो, ये हमने पायरोल लिया। अब पायरोल में हमने देखा था ये अल्फा स्थिति, हमने इसके सापेक्ष ये अल्फा और ये बीटा स्थिति मानी थी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, अल्फा स्थिति पर ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा, बीटा स्थिति पर नहीं, क्योंकि अल्फा स्थिति पर जुड़ने पर जो मध्यवर्ती बनता है वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के कारण। लेकिन हेलोनियम आयन ज्यादा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसीलिए जितनी भी संभावना है यहाँ 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 सभी जगह हेलोजन को जोड़ देगा। ठीक है, तो हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसका क्लोरीनीकरण करवाती हूं। क्या करवा रहे हैं हम, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण करवाया तो क्लोरीनीकरण होगा H2Cl2 की प्रेजेंस में। H2Cl2 रिएजेंट आपको याद रखने हैं। जैसे ही H2Cl2 की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण हुआ, क्या होगा, इसकी चारों स्थितियों पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर Cl जुड़ जाएगा। आपको पाई बॉन्ड्स नहीं तोड़ने हैं क्योंकि ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब प्रतिस्थापन होगा हाइड्रोजन परमाणु का। ठीक है, ये हो गई क्लोरीनीकरण। एंड सेकेंड, अब हम इसका करवाते हैं ब्रोमीनीकरण। तो इसमें भी ब्रोमीनीकरण ब्रोमीनीकरण। अब ब्रोमीनीकरण होगा, क्या करने हैं, ब्रोमीनीकरण में क्या करेंगे, प्लस Br2 और किसकी उपस्थिति में होगा, CH3OH, मेथनॉल की प्रेजेंस में। वही जो रिएक्शन ऊपर की वही हमें यहां भी करनी है। पिरोल बनाया, ये कंप्लीट पिरोल बन गया, इसके हाइड्रोजन का सभी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया सब्स्टिट्यूट रिएक्शन के दौरान, और Br जुड़ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, आयोडीन को भी जोड़ लेते हैं। तो आयोडीनीकरण भी कर लेते हैं। आयोडीनीकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें वही I2 प्लस I2 तो रखना ही है, प्लस I2 और Ki या H2O की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी।
जैसे ही रिएक्शन होगी क्या होगा, चारों स्थितियां जो भी पॉसिबल हैं उन पर कौन जुड़ जाएगा, आई आई आकर जुड़ गया। ये हो गई हेलोजनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आएगी नाइट्रीकरण रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेकंड क्या लिखी थी हमने, नाइट्रीकरण। तो उसके बाद हम नाइट्रीकरण रिएक्शन पढ़ेंगे जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।